Hello guys, welcome to my channel Educational Hub. Today we are going to cover chapter 2 of class 6th history, that is from hunting gathering to growing food. तो जैसा कि हमने अपने लास्ट पार्ट में काफ़ी सारी चीज़ें कवर करी थी, जिसमें हमने चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा था। आखिर हमारे हंटर गैदरर्स जो थे, जो कि 2 मिलियन ईयर्स एगो हमारे सब कॉन्टिनेंट पे रहते थे, वो मूव क्यों करते थे, आर्कियोलॉजिस्ट को इनके बारे में पता कैसे चला और उन्होंने कौन कौन सी जगहों को रहने के लिए सेलेक्ट करा था, फायर की नॉलेज थी उन्हें कि नहीं थी, और उसके बाद स्टोन एज का हमने क्लासिफिकेशन देखा था। अब हम स्टार्ट करेंगे अपने पार्ट 2 में अ चेंजिंग इन्वायरमेंट टॉपिक के साथ। तो देखिए, अराउंड 12,000 ईयर्स अगो हमारे इन्वायरमेंट में परिवर्तन देखने को मिला। अब ये परिवर्तन कैसा था? देखिए, इससे पहले के टाइम पीरियड को हम आइस एज भी बुलाते हैं, क्योंकि इससे पहले जो क्लाइमेट था हमारा वो काफ़ी ज़्यादा कूल था, बहुत ज़्यादा ठंडक थी। लेकिन अराउंड 12,000 ईयर्स अगो हमारा जो क्लाइमेट था वो धीरे धीरे वार्म कंडीशंस की तरफ शिफ्ट होने लगा। बहुत सारे एरियाज़ में ग्रासलैंड का डेवलपमेंट हुआ, यानी कि ग्रासलैंड समझ जाए, घास अपने आप नेचुरली ग्रो करी। जब आइस मेल्ट हुई तो सी लेवल भी इंक्रीज़ हुआ और ग्रासलैंड का डेवलपमेंट हुआ। अब क्योंकि ग्रासलैंड इंक्रीज़ हुए हैं तो इन ग्रास पर डिपेंड होने वाले एनिमल्स, जितने भी हर्बीवोर एनिमल्स हैं जो कि इन ग्रासलैंड पर डिपेंड होते हैं, उनके भी नंबर में इंक्रीज़ देखने को मिला। जैसे कि डियर, एंटीलोप, गोट, शिप, कैटल, इन सब का नंबर इंक्रीज़ हुआ। अब जो लोग, यानी कि हम लोग ह्यूमंस, जो उन्हें पहले हंट कर रहे थे, पहले उनका शिकार कर रहे थे, अब उन्होंने उन जानवरों को फॉलो करा, उनके बारे में जाना कि अच्छा ये कैसे खाना खाते हैं, उनकी फूड हैबिट्स क्या हैं, उनके ब्रीडिंग सीज़न के बारे में समझा। और शायद यहीं से लोगों के दिमाग में ये ख्याल आया होगा कि वो जानवरों को पाल भी सकते हैं, यानी कि यहीं से हर्डिंग और रेयरिंग का आइडिया हमारे एंसेस्टर्स में आया होगा। इस टाइम पीरियड पे फिशिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया था। ये तो हो गई हर्डिंग और रेयरिंग की बात। अब अगर हम करें फार्मिंग की बात, तो देखिए, अब क्योंकि क्लाइमेट हमारा वार्म हो चुका है तो बहुत सारे ग्रासलैंड्स का डेवलपमेंट हुआ। तो उन्हीं में कुछ ग्रेन बियरिंग ग्रासेस जैसे कि वीट, बार्ले और राइस, ये नेचुरली ग्रो हुआ हमारे सब कॉन्टिनेंट में। तो जो लोग थे, वेदर इट इज़ मैन, विमेन, चिल्ड्रेन, उन्होंने पहली बार इसे कलेक्ट फॉर द पर्पस ऑफ फूड ही किया होगा, क्योंकि वो गैदरर्स भी तो थे, तो अपने खाने के पर्सपेक्टिव से उन्होंने इसे कलेक्ट किया होगा। उसके बाद उन्होंने उसके बारे में जाना होगा, समझा होगा कि इसे कैसे ग्रो किया जा सकता है, कैसे कंडीशंस में ये ग्रो करते हैं, ये राइप कब होते हैं, यानी कि ये पकते कब हैं, इनको हम खा कब सकते हैं। तो तब शायद उनके दिमाग में ख्याल आया होगा कि वो इन प्लांट्स को खुद भी तो उगा सकते हैं। तो इस तरीके से लोग बने फार्मर्स। अब देखिए, इसके बाद अब लोग जानवरों को टेम करना, जानवरों को पालना भी स्टार्ट कर दिया। वो क्या करते थे, जो भी बचा हुआ खाना होता था उसे अपने शेल्टर के अराउंड छोड़ देते थे, तो जो जानवर होते थे वो आके उसको खाते थे। तो ऐसे ही जब 3, 4, 5 दिन लगातार होता है तो आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी कि फिर जानवर अपने आप आने लगते हैं एक फिक्स्ड टाइम पर। लाइक जिनके घर में गाय को रोटी दी जाती है, तो उन्हें पता होगा फिर जो गाय होती है वो डेली फिक्स्ड टाइम पर आपके घर पर आती है रोटी के लिए। तो वैसा ही होने लगा यहाँ पर भी। उन्होंने पहले खाना छोड़ा, अब जानवर इनके पास आने लग गए खाने के लिए। पहला जानवर जिसको टेम करा गया था वो था वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ डॉग। ये पहला जानवर था जिसको इंसानों ने टेम करा था, यानी कि पाला था। अब लोगों ने उन जानवरों को इनकरेज करा जो कि कैंप के पास आने में जेंटल है, यानी कि ऐसे जानवर जिन पर हमला ना करें, जो इन्हें नुकसान ना पहुंचाएं। अब इन जानवरों को लोगों ने वाइल्ड एनिमल से भी प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, और इन जानवरों में इंक्लूडेड थे गोट हो गया, कैटल हो गया, पिग हो गया, ये सारे जानवर इसमें इंक्लूडेड थे। और इसी तरीके से मैन बना हर्डर। ओके, तो अब एक पॉइंट आता है डोमेस्टिकेशन का, कि डोमेस्टिकेशन क्या होता है। देखिए, डोमेस्टिकेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें लोग प्लांट भी ग्रो करते हैं, साथ साथ में एनिमल्स
की भी देखभाल करते हैं, यानी कि वो प्लांट तो ग्रो कर ही रहे हैं, फूड ग्रेन तो उगा ही रहे हैं, साथ साथ में जानवरों को भी पाल रहे हैं। तो अब देखिए, जो भी जानवर पाला जाता है आपके घर में, वो वाइल्ड एनिमल से डिफरेंट होता है। यानी कि अगर आप देखेंगे तो एक वाइल्ड डॉग में और एक पेट डॉग में बहुत फ़र्क होता है। अच्छा, अब देखिए, जो इसी तरीके से जितने भी जानवर पाले जाते हैं उनमें जो पेट एनिमल्स होते हैं वो अपने वाइल्ड वाले पार्ट से काफ़ी अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने इन्हें चूज़ किया होता है। अब जैसे जैसे मतलब इन जानवरों को पाला जाने लगा, वैसे वैसे इनके जो दांत थे वो वाइल्ड एनिमल के कंपैरिजन छोटे होते गए, क्योंकि अब इन्हें शिकार नहीं करना पड़ता, इन्हें खाना अपने आप मिल जाता है। साथ साथ में जब हम बात करें फूड ग्रेन की, तो हम बेसिकली उन प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करेंगे ना जिनके पास ये कैपेबिलिटी है वो ग्रेन के वेट को सह सकें, और साथ साथ में जिसमें डिजीज़ेस कम हो जिन प्लांट्स में। तो वैसे ही प्लांट के साथ साथ एनिमल्स में भी डिफरेंस आ जाता है। अब डोमेस्टिकेशन एक ग्रेजुअल प्रोसेस था जो कि अराउंड 12,000 ईयर्स अगो स्टार्ट हुआ था। जो अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल थे वो थे शीप और गोट, और जो अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स थे वो थे वीट और बार्ली। अब जैसे जैसे बेसिकली प्लांट्स को ग्रो किया जाने लग गया, एग्रीकल्चर आया सीन में, तो अब होता ये था कि अगर आपने कोई भी प्लांट के लिए बीज डाला है तो उसको ग्रो करने में टाइम लगेगा। आपने बीज डाल दिया मान लीजिए, तो उसे ग्रो करने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। तो कभी कभी कुछ दिन लगते थे, कुछ महीने लगते थे, कुछ हफ्ते लगते थे, और कभी कभी तो कुछ साल भी लग जाते थे उन प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। यानी कि अगर आपने बीज बोया है तो आपको उस जगह रुकना तो पड़ेगा ना फल खाने के लिए। तो वैसे ही अब ये लोग भी एक जगह पर स्टे करने लग गए। अब इनका मूवमेंट जो था वो कम होने लगा, ये लोग एक जगह पर स्टे करने लग गए, रहने लग गए। ये लोग उन प्लांट्स को देखते थे, उनको वाटर करते थे, और उनको बाकी जानवरों से और बर्ड से बचाते थे। जब ग्रेन राइपिन हो जाते थे, राइपिन मतलब कि कह लीजिए पक जाते थे, जब जिससे वो कटाई कर सके अपने फसल की, तो फिर वो अपनी फसल को काटते थे, और उसके बाद उनका वो बहुत ही केयरफुली इस्तेमाल करते थे, क्योंकि उन्हें उसे एज अ सीड अगले साल भी यूज़ करना है, बोने के लिए फसल, एज अ फूड भी यूज़ करना है। अब ये लोग एक दूसरे को गिफ्ट भी करते थे ग्रेन, और साथ साथ में स्टोर भी करते थे फूड को, ताकि ये इसे साल भर यूज़ तो कर सकें। अब स्टोर करने के लिए इन्हें किसी ना किसी चीज़ की ज़रूरत है। अब ये ऐसे कैसे स्टोर करेंगे? तो यहाँ से स्टार्ट होता है पोट्री मतलब घड़े, मटके, ये सारी चीज़ें बनाना। तो इन्होंने बेसिकली क्ले पॉट्स बनाना स्टार्ट करा। उसके साथ साथ बास्केट्स वोव करे। बास्केट्स जैसे कि जो आपने बैम्बू बास्केट्स देखी होंगी, कुछ उस तरीके से। उसके बाद डक पिट्स, गड्ढा खोदकर उसमें ये लोग छुपा के रखने लगे। जैसे आपने देखा होगा ना कि कभी कभी ऐसा कहते हैं कि किसी जगह पर, पर्टिकुलर जगह पर एक मटका मिला है जिसमें बहुत सारे ज्वेलरीज़ हैं, गोल्ड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी। तो वैसे ये लोग डक पिट में स्टोर करके रखते थे अपने अनाज को। साथ साथ में ये एनिमल्स को क्यों अपने साथ रखते थे? इसमें इनका क्या फ़ायदा होगा? ये एनिमल को खाना दे रहे हैं, लेकिन बदले में इन्हें क्या मिलेगा? तो देखिए, एनिमल जो होते हैं वो नेचुरली मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन अगर इन्हें ध्यान से रखा जाए तो ये हमें मिल्क भी प्रोवाइड करते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स होते हैं फूड का। मिल्क के साथ साथ हमें मीट भी प्रोवाइड करते हैं इमरजेंसी कंडीशंस में। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि एनिमल जो होते हैं वो स्टोर ऑफ फूड होते हैं, यानी कि वो खाने का भंडार होते हैं, अगर उनकी ध्यान से देखभाल करी जाए तो अब अगर आप मैप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारी साइट्स जो हैं वहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट को इनके एविडेंसेस देखने को मिले हैं। ये रहा मैप, आप देखेंगे कि यहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट को इनके एविडेंसेस देखने को मिले हैं। जैसे कि नियोलिथिक साइट के एविडेंस, ये देखिए, चिरांड हो गया, बुरजा होम हो गया, मेहरगढ़ हो गया, ये सारे इन नियोलिथिक साइट्स के एविडेंसेस हैं। अब बहुत सारी ऐसी साइट हमें देखने को मिली हैं प्रेजेंट डे कश्मीर में, ईस्ट इंडिया में आप देखेंगे, साथ साथ में साउथ इंडिया में भी आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे पय्यमपल्ली हो गया, हलौर हो गया, ये सारी चीज़ें। और कुछ साइट से तो हमें
बहुत ही एक्साइटिंग फाइंड देखने को मिला है, बहुत ही एक्साइटिंग फीचर देखने को मिला, वो था बर्न्ट ग्रेन्स का एविडेंस, यानी कि जले हुए अनाज का एविडेंस। जला हुआ अनाज, अब कोई से हो सकता है कि किसी ने इसे जानबूझ के जलाया हो या फिर ये एक्सीडेंटली गलती से जल गया हो। तो इन जली हुई चीज़ों से साइंटिस्ट को ये पता चला कि उस वक्त कौन कौन सी क्रॉप्स को ग्रो किया जाता था, कौन कौन सी क्रॉप्स को ग्रो करा जाता था। और साथ साथ में जब एनिमल के बोन्स मिले, एनिमल के बोन से हमें ये पता चला कि कौन कौन से एनिमल्स उस वक्त पाए जाते थे। साथ साथ में किन किन एनिमल्स को ये लोग एज अ फूड यूज़ करते थे। जब बोन के ऊपर कट मार्क होता है, शार्प कट मार्क, तो हमें उससे पता चलता है कि अच्छा इन्हें एज अ मीट यूज़ करा गया होगा, इन्हें काटा गया होगा और एज अ मीट यूज़ करा गया होगा। तो दिस वॉज ऑल अबाउट पार्ट 2। अपने थर्ड पार्ट में हम देखेंगे कि कैसे जो हमारे एंसेस्टर्स थे वो एक सेटल्ड लाइफ की तरफ बढ़े, जिसमें हम बुरज़ाहोम कश्मीर साइड का एग्जाम्पल भी लेंगे और उसके साथ साथ मेहरगढ़ का भी एग्जाम्पल देखेंगे, जहाँ का सबसे स्ट्राइकिंग फीचर था वहाँ की बरियल प्रैक्टिस। सो दिस वॉज ऑल अबाउट पार्ट 2। अब हम मिलेंगे अपने पार्ट 3 में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।